हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपके ट्रेड करने के स्किल को और भी निखारेगा। और वो टॉपिक है S&R यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इस वीडियो में आप सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट और उसे सही तरीके से यूज़ करना। इसलिए आज के हमारे टॉपिक्स हैं, नंबर 1 व्हाट आर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, नंबर 2 रेजिस्टेंस इन डिटेल, नंबर 3 सपोर्ट इन डिटेल, नंबर 4 हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस ऑन ए चार्ट, नंबर 5 नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, नंबर 6 फार्मूला टू कैलकुलेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, नंबर 7 ट्रेड सेटअप यूजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, नंबर 8 रिलायबिलिटी ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। चार्ट पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ खास प्राइस पॉइंट्स होते हैं या ऐसे टर्निंग पॉइंट्स होते हैं जहां से स्टॉक वापस टर्न कर सकता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एरिया ऑफ कंजेशन भी कहा जाता है क्योंकि ऊपर निकलने या फिर से गिर जाने से पहले शेयर यहाँ पर बार बार इकट्ठा होना शुरू कर देता है। अब आप यहाँ चार्ट पर देखिए कि यहाँ पर शेयर बार बार इकट्ठा होता है और फिर वहाँ से वापस गिर रहा है, तो ये एरिया ऑफ कंजेशन है। और इसी लेवल पर आने के बाद यहाँ से शेयर का ट्रेंड रिवर्सल शुरू हो जाता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब राउंड फिगर्स में होते हैं तो इन्हें साइकोलॉजिकल लेवल्स भी कहा जाता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब राउंड फिगर्स में होते हैं यानी कि इनकी वैल्यू जब राउंड फिगर्स में होती है तो इन्हें साइकोलॉजिकल लेवल्स भी कहा जाता है क्योंकि ट्रेडर्स इन राउंड फिगर्स के लेवल्स को सिग्निफिकेंट मान लेते हैं, जैसे कि सेंसेक्स का 50,000 या 60,000 के लेवल पर पहुंचना या फिर निफ्टी का 15,000 या 18,000 के लेवल पर पहुंचना। चार्ट पर सपोर्ट वो जगह होती है जहां पर सबसे ज़्यादा बायर्स होने की संभावना होती है और रेजिस्टेंस वो जगह होती है जहां पर सबसे ज़्यादा सेलर्स होने की संभावना होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम रेजिस्टेंस के बारे में विस्तार से जानेंगे। रेजिस्टेंस एक ऐसा प्राइस पॉइंट है जो कि शेयर के करंट प्राइस से ऊपर होता है, यानी कि करंट प्राइस से ज़्यादा प्राइस पर होता है और यह प्राइस को अपने लेवल से ऊपर बढ़ने से रोकता है या ऊपर जाने में बाधा उत्पन्न करता है। लेकिन रेजिस्टेंस बनता कैसे है? दरअसल शेयर अलग अलग समय पर अलग अलग हाइज लगाता है और फिर वहाँ से नीचे गिर जाता है, तो यही हाइज बाद में रेजिस्टेंस बन जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ चार्ट पर देख रहे हैं। और जब शेयर नीचे से फिर ऊपर उठने लगता है तो इन हाइज से ऊपर निकलने से पहले वहाँ पर अटक जाता है। रेजिस्टेंस वो जगह होती है जहाँ पर सेलर्स सबसे ज़्यादा होते हैं या होने की संभावना होती है, यानी कि रेजिस्टेंस पर शेयर को बेचने के लिए सप्लाई सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि ट्रेडर्स इस पॉइंट पर प्रॉफिट कमाकर बाहर निकल जाना चाहते हैं। रेजिस्टेंस पर या उसके बिल्कुल नीचे पहुंचने पर शेयर का प्राइस पहले कंसोलिडेट होगा और उसके बाद वापस गिरना शुरू हो जाएगा और अगर मोमेंटम अच्छा है तो फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा और अगले रेजिस्टेंस की ओर बढ़ना शुरू करेगा। तो अगर प्राइस रेजिस्टेंस पर जाकर नीचे आने लगे तो हमें सेल करके प्रॉफिट लेकर निकल जाना चाहिए और अगर प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर निकल जाता है तो हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं और रेजिस्टेंस से ऊपर सेल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं।
अब हम सपोर्ट के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि सपोर्ट का मतलब एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी दूसरी चीज़ को गिरने से रोकती है। यहाँ पर भी सपोर्ट का यही काम है। सपोर्ट स्टॉक के करंट प्राइस से नीचे के किसी प्राइस पर स्थित होता है और यह स्टॉक के प्राइस को उस लेवल से नीचे जाने से रोकता है या फिर नीचे जाने से पहले उसमें बाधा पैदा करता है। सपोर्ट पर बायर्स सबसे ज़्यादा होते हैं या उनके होने की संभावना ज़्यादा होती है, यानी कि शेयर को खरीदने के लिए डिमांड सपोर्ट पर सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ शेयर का प्राइस कम होता है। सपोर्ट पर या उसके बिल्कुल पास पहुँचने पर शेयर का प्राइस पहले कंसोलिडेट होगा और उसके बाद सारी डिमांड्स पूरी करके वापस उठना शुरू हो जाता है और अगर नीचे जाने का मोमेंटम अच्छा है तो फिर सपोर्ट को क्रॉस करके नीचे अगले सपोर्ट की तरफ गिरना शुरू करेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स को चार्ट पर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने मारुति का एक चार्ट है। तो अगर हमें स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाना है तो हम 1 डे के टाइम फ्रेम का चार्ट लगाएंगे, मीडियम टर्म के लिए वीकली चार्ट और लॉन्ग टर्म यानी 12 मंथ्स या उससे ज़्यादा के लिए मंथली चार्ट लगाएंगे। इंट्राडे और बीटीएसटी के लिए 5 मिनट या 15 मिनट या 1 आवर का चार्ट लगाना पड़ेगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करने का तरीका हर एक टाइम फ्रेम में एक जैसा ही रहेगा। यहाँ मैंने 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइंस ड्रॉ करने के लिए चार्ट पर मैक्सिमम डाटा होना चाहिए। तो चार्ट पर मैक्सिमम डाटा पॉइंट्स देखने के लिए चार्ट को थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लेते हैं। फिर हम उन पॉइंट्स को पहचानेंगे जो करीब करीब एक ही लाइन में हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ तक जाकर प्राइस बार बार नीचे गिरा है। मैंने उन पॉइंट्स को यहाँ पर सर्कल से दिखाया है। तो हमें चार्ट पर ऐसे कम से कम 2-3 पॉइंट्स ढूंढने होते हैं और फिर उनको मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच लेनी है, जैसे कि यहाँ चार्ट पर दिखाया गया है, और यही आपके रेजिस्टेंस पॉइंट होंगे। तो आप ऐसे ही पॉइंट्स को मिलाकर रेजिस्टेंस का पता कर सकते हैं और अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। अब इस चार्ट में स्टॉक का करंट प्राइस अभी 6847 है। तो इससे ऊपर की तीनों लाइंस R1, R2, R3 का काम करेंगी और जिस प्राइस पर ये लाइंस हैं वही हमारे टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3 होंगे। अब हम सपोर्ट की लाइंस खींचेंगे। ये भी उसी तरह करना है। एक ही लेवल पर आने वाले 2, 3 या उनसे ज़्यादा पॉइंट्स हमें चार्ट पर देखकर उनको जोड़ते हुए एक लाइन खींच लेनी है। इस चार्ट पर मैंने एक ही लेवल वाले पॉइंट्स को पहले सर्कल्स में दिखाया है और फिर उनको जोड़कर सपोर्ट की लाइन खींची है। तो इस चार्ट में जहां अभी करंट प्राइस दिखाई दे रहा है, अगर प्राइस वहां से नीचे आता है तो पहली सपोर्ट की लाइन सपोर्ट 1 का काम करेगी, यानी कि प्राइस यहां से वापस ऊपर जा सकता है। और अगर इसको क्रॉस करके नीचे आता है तो दूसरी सपोर्ट की लाइन S2 का काम करेगी, और अगर वहां से भी क्रॉस करके नीचे आता है तो तीसरी सपोर्ट की लाइन S3 का काम करेगी। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक कोई ख़ास प्राइस नहीं होता, बल्कि एक प्राइस जोन होता है जिसके आसपास जाकर करंट प्राइस ऊपर या नीचे जाने से हिचकता है। इसीलिए टारगेट हमेशा रेजिस्टेंस लेवल के प्राइस से
2-3 रुपये कम पर ही लगाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि प्राइस उस टारगेट को छुएगा ही, बल्कि वह उसके आसपास पहुंचकर भी गिर जाता है, जिससे आपको लॉस होने का खतरा रहता है। और अगर स्टॉक की ऊपर जाने की उम्मीद है तो आप अपना टारगेट बढ़ा सकते हैं और इस लेवल पर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एक बात और बताता हूँ कि अगर शेयर का प्राइस जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर निकल जाता है, फिर वो रेजिस्टेंस उसका सपोर्ट लेवल बन जाता है। इसी तरह शेयर का प्राइस जब सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे निकल जाता है, फिर वो सपोर्ट उसका रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा। यानी कि कोई लेवल सपोर्ट है या रेजिस्टेंस केवल इस बात पर निर्भर करता है कि करंट प्राइस उस लेवल के नीचे है या ऊपर। तो गाइस, आपको लाइन खींचना आ गया होगा, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कितने लेवल्स चार्ट पर देखने को मिलते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के चार्ट पर 3 लेवल्स होते हैं। पहले सपोर्ट का लेवल S1, दूसरे सपोर्ट का लेवल S2 और तीसरे सपोर्ट का लेवल S3 कहलाता है। सबसे पहले S1, उसके नीचे S2 और उसके नीचे S3 होता है। इसी तरह पहले रेजिस्टेंस का लेवल R1, दूसरे रेजिस्टेंस का लेवल R2 और तीसरे रेजिस्टेंस का लेवल R3 कहलाता है। सबसे पहले R1, उसके ऊपर R2 और उसके ऊपर R3 होता है, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये करंट प्राइस है। करंट प्राइस के ऊपर रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3। तो अब प्रश्न यह उठता है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट को कैलकुलेट करने का क्या कोई फार्मूला भी है? जी हाँ, इसका फार्मूला भी है। तो इन्हें कैलकुलेट करने के फार्मूले इस तरह से हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इन फार्मूलों में जो पीपी है, यानी कि पाइवोट पॉइंट है, उसकी वैल्यू जानने के लिए आपको चार्ट पर जाकर स्टडीज़ या इंडिकेटर्स के मेन्यू में पाइवोट पॉइंट ढूंढकर इन्हें चार्ट पर लगा सकते हैं और उनकी वैल्यू का इस्तेमाल करके आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा है कि आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ढूंढने का वो सिंपल सरल तरीका अपनाएं जो कि मैंने पहले बताया है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज़ करके ट्रेड का सेटअप कैसे करें? गाइस, किसी भी तरह का ट्रेड लेते समय हमें राइट एंट्री और राइट एग्ज़िट का पता होना चाहिए। हम ट्रेड ले तो लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हमें कहाँ पर प्रॉफिट कमाकर निकलना है। तो यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम आते हैं। कोई भी ट्रेडर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं, यानी कि पहले बाई कर रहे हैं और फिर सेल, तो आपको सपोर्ट पर बाई करना चाहिए और रेजिस्टेंस आपका टारगेट होगा। और अगर आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, यानी कि पहले सेल कर रहे हैं और फिर बाई कर रहे हैं, तो आपको रेजिस्टेंस पर सेल करना होगा और सपोर्ट पर आपको बाई करना होगा, यानी कि सपोर्ट आपका टारगेट होगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर कितना विश्वास किया जा सकता है? गाइस, हर एक इंडिकेटर की तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस केवल पॉसिबिलिटी ही बताते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट कब किस तरफ चला जाए किसी को पता नहीं होता। लेकिन अनुभवों के आधार पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ऐसे लेवल्स माना जाता है जहां तक शेयर के जाने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है। बस यहाँ पर ये समझ लेना है कि शेयर जब चलता है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते ही हैं। और फिर टेक्निकल एनालिसिस का
पहला रूल यह भी है कि हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, इसलिए शेयर की मूवमेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करेगी ही। तो कंक्लूज़न ये है गाइस कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर विश्वास कर सकते हैं। तो गाइस ये थी जानकारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आप सीख सकते हैं पूरा टेक्निकल एनालिसिस और सभी इंडिकेटर्स और स्ट्रेटेजीज़ बिल्कुल इसी तरह आसान तरीके से। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।